बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स के 3 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 10, जो कि एक इम्पोर्टेंट यूनिट है ह्यूमन राइट्स पे। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। ये जो यहाँ पे स्लाइड्स पे एक स्टूडेंट का नाम लिखा गया है, तो ये इस वजह से है क्योंकि इनको ये प्रेजेंटेशन टॉपिक दी गई है और उन्होंने ये टॉपिक्स जो है इस यूनिट के सही तरीके से कवर किए हैं। और कवर करने के बाद जो सब्जेक्ट टीचर है इस सब्जेक्ट का, उन्होंने उसको रिव्यू भी किए हैं, उस पर करेक्शन भी किए हैं और फाइनलाइज्ड किए हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये CHS के इस सेमेस्टर के फाइनलाइज स्लाइड है, तो इस पे मैं लेक्चर बना रही हूँ। इस नेम को देख के आप लोगों ने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये INS KMU के फाइनलाइज स्लाइड्स है या नहीं। तो ये फाइनलाइज स्लाइड्स है, तो इसीलिए मैं इस पे लेक्चर बना रही हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के? तो आप लोग इस यूनिट के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ह्यूमन राइट्स कौन कौन सी हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उनके इम्पोर्टेंस का आप लोगों को पता होगा। और जो ह्यूमन राइट्स हेल्थ अप्रोच के हिसाब से दिए गए हैं, उनका आप लोगों को पता होगी। मतलब ये कि कौन से ऐसे ह्यूमन राइट्स है जो कि हेल्थ, एक किस्म की हेल्थ अप्रोच रखती हैं, जो कि जब उस इंसान को मिलती है तो उसकी हेल्थ जो है वो वेलबींग की तरफ जाती है। तो उसका आप लोगों को पता होगा। एक नर्स के रोल आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जब एक नर्स क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड कर रही हो तो उस दौरान उसके कौन कौन से रोल होते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। इस यूनिट के अंदर आप लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक साइकिल है इसका, वो आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके इम्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में जाके जो लास्टली हेल्थ पे पॉवर्टी का क्या इम्पेक्ट होता है, किस तरीके से हेल्थ को ख़राब करती है, किस तरीके से हेल्थ को अफेक्ट करती है पॉवर्टी, उसके बारे में आप लोग जान सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्लाइड जो है इसमें राइट की डिफिनीशन लिखी गई है कि राइट क्या है। तो व्हाट इज़ राइट? राइट इज़ दैट वन हैज़ ए लीगल और सोशल क्लेम टू डू और आई थिंक वन में मोरली और लीगली क्लेम। यानी राइट एक वो चीज़ होती है जिसके बारे में एक इंसान लीगली, सोशली या मोरली क्लेम कर सके कि हाँ, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिलना जो है वो मेरा हक है। किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो उसके ज़िंदगी की कोई चीज़ है, चाहे उसकी वो आज़ादी है, चाहे उसकी जो है वो खुराक है, खुराक का उसे मिलना, कपड़े उसे मिलना, एक सोसाइटी के अंदर उसको जगह मिलना, जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो ये क्लेम कर सके, दावा कर सके कि हाँ, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिलना जो है वो मेरा हक है, तो वो राइट कहलाती हैं। अब ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट जो हैं उसकी यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर उसकी डिफिनीशन जो दी गई है वो लिखा है कि द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन राइट इज़ कि अगर डिक्शनरी के हिसाब से हम देख ले तो डिक्शनरी ह्यूमन राइट को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करती है कि राइट्स विच आर बिलीव टू बिलोंग टू एवरी पर्सन। यानी वो राइट्स जो कि बिलीव किए जाते हैं कि वो हर इंसान के हैं, हर एक पर्सन जो है वो उसके है, उसको मिलने चाहिए, तो वो ह्यूमन राइट्स कहलाती हैं। तो एवरी पर्सन कौन होता है? एवरी पर्सन एक ह्यूमन होता है, एक इंसान। तो हर बंदे के अगर वो राइट्स है तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम ह्यूमन के राइट्स है। जो भी इस दुनिया में एज ए ह्यूमन पैदा होगा तो उसको वो मिलने चाहिए, तो वो चीज़ें ह्यूमन राइट्स कहलाती हैं। The more elaborate definition from the United Nations is as rights inherent to all human beings regardless of their race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status। आप देख लें कि जो यूनाइटेड नेशन है तो उन्होंने कुछ एलाबोरेट डिफिनीशन इसकी दी हुई है, एक वाज़ेह सी डिफिनीशन दी हुई है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जो कि इनहेरेंटली तमाम ह्यूमन बींग्स के होते हैं।
इनहेरेंटली मीन्स के जैसे ही एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो ये जो राइट्स है वो उसको उसके पैदाइश के बाद ही मिल जाते हैं। उसके पैदाइश के बाद से लेके परमानेंटली ये उसके राइट्स होते हैं। उसमें इन राइट्स को उस इंसान के होते हुए ना तो उसके रेस को देखा जाएगा कि किस रेस से उसका ताल्लुक़ है, ना तो उसके जेंडर को देखा जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, ना तो उसके नेशनलिटी को देखा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है, ना तो उसके इथनिसिटी को कि वो किस इथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ना उसके लैंग्वेज को, ना उसके मज़हब को, और ना उसके किसी और दूसरे किस्म के जो स्टेटस है तो उसको देखा जाएगा। इन सब के रिगार्डलेस चूँकि वो एक इंसान है और एक इंसान होने के नाते उसके जो हुकूक है वो पैदा होते ही उसके हुकूक बन जाते हैं और वो ह्यूमन राइट्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे रेस और इथनिसिटी की बात आ गई तो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि रेस और इथनिसिटी में क्या फ़र्क है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी हो सकते हैं कि जिनको इनकी डिफरेंस जो है वो सही तरीके से क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताती चलूँ कि रेस जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसे जब हम लोगों को उनके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जब एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेशियल ग्रुप या उसको हम रेस कहते हैं। कि फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक उसके स्किन कलर के बेस पे, उसके हेयर टेक्सचर के बेस पे जो हम लोगों का एक ख़ास ग्रुप जो है उसमें रखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स, उनके स्किन के कलर को देखते हुए तो ये जो है ये एक रेशियल ग्रुप कहलाती हैं। और इथनिसिटी जो होती है उसमें लोगों को हम उनके लैंग्वेज के बेस पे, उनके हेरिटेज के, उनके रिलीजन के, उनके कस्टम्स के, उनके कल्चर के बेस पे जब हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में तो उसको हम इथनिसिटी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा है ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अनटिल डेथ। ह्यूमन राइट्स उनके बेसिक राइट्स होते हैं, बुनियादी हुकूक होते हैं जो कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए हैं और उनके पैदाइश से लेके उनके डेथ तक उनके लिए है परमानेंटली। दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल द राइट टू लाइफ to those that make life worth living such as right to food, education, work, health and liberty। इसका मतलब ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स है तो वो उनके मोस्ट बुनियादी हुकूक से लेके जिन हुकूक के ज़रिए वो ज़िंदा रहते हैं उनसे लेके ऐसे हुकूक भी उसमें शामिल है जो कि उनकी ज़िंदगी को वर्थ लिविंग बना देती है। वर्थ लिविंग मीन्स के उनकी ज़िंदगी को वैल्यूएबल बना देती हैं। उनके मोस्ट फंडामेंटल राइट मीन्स के अभी देख ले कि ज़िंदा रहने का हक और जो खुराक मिलने का हक जो है ये उनके मोस्ट फंडामेंटल राइट्स है। इनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, ये भी इसमें शामिल है ह्यूमन राइट्स के अंदर। और फिर एजुकेशन को देख ले, वर्क को देख ले, हेल्थ को देख ले, लिबर्टी को देख ले, तो ये ऐसे हुकूक है जो कि एक इंसान की ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाती हैं। अगर एक इंसान एजुकेशन हासिल करता है, उसकी जॉब होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी ज़िंदगी जो है वो वर्थ लिविंग है, एक वैल्यूएबल ज़िंदगी है। तो इसमें मोस्ट फंडामेंटल राइट्स जो कि ज़िंदा रहने में मदद देती हैं उससे लेके इसमें ज़िंदगी को वर्थ लिविंग बनाने वाली राइट्स जो है वो भी इसमें शामिल हैं। अदर नेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स, कुछ अदर नेम्स है ह्यूमन राइट्स के लिए। ह्यूमन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, बर्थ राइट्स भी कहते हैं, इनको हम नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखनी है, मे बी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि हु गवर्न्स इट, कौन जो है वो इसको लीड करते हैं, कौन जो है वो इसको चलाते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं और वो उन जिन पूरे जो है इंटरनेशनली बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे लोगों के लिए, तो उनको चलाता कौन है, उनको गवर्न कौन करता है, कौन देखता है कि लोगों को ये हुकूक मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये एक कौंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कौंसिल, जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। और ये बनाए भी फ़र्स्ट टाइम यहीं पे है। इनका एक चार्टर था, जब वो चार्टर बना था तो उसमें फ़र्स्ट टाइम ज़िक्र था ह्यूमन राइट्स का। इसके अलावा ये इन चीज़ों को देखते भी है कि ह्यूमन राइट्स की किसी तरीके से इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही है, और जब खिलाफ वर्जी की जाती है तो उस पर ये एक्शन भी लेते हैं। अब मैं ये बात जब कर रही हूँ तो आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर देखे कि लोग जो है उनको तो उनके राइट्स सही तरीके से
से नहीं मिलते हैं और फिर उनके ऊपर जो है कोई बात भी नहीं करता, कोई उनको सही तरीके से गौन भी नहीं करता। तो ये थ्योरी के हद तक तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि थ्योरी के हद तक वो है, और उनको जब हम पढ़ते हैं तो जहन में ये चीज़ आती है कि क्यों ना ये अगर प्रैक्टिकली हो जाए, प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता कि इन सबको कंट्रोल किया जाता और जो इनकी वोलेशन करते, जो ममालिक वोलेशन करते, तो उनके लिए अगर एक ख़ास किस्म की सज़ा होती तो फिर जाके इस दुनिया में ज़िंदगी जो है वो आसान होती, स्टैंडर्ड लाइफ होती सबकी, कोई भी लोग जो है वो फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं होते, ये वोलेशंस, ये चोरियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी के हद तक हम पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकली जब आता है तो प्रैक्टिकली ये फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में आप लोगों ने पहले से रखना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि क्यों इन चीज़ों के बारे में लिखा तो है कि कंट्रोल करे लेकिन फिर होता नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली थ्योरी के हद तक जो है बातें अच्छी भी दिखती हैं और होती भी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आती हैं तो कोई उनको फॉलो नहीं करता। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स जो है उनकी किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। ह्यूमन राइट्स पहले से थे, ह्यूमन राइट्स फर्स्ट टाइम ये एक चार्टर था इनका इन 26 जून 1945 को ये फर्स्ट टाइम ये चार्टर जो है ये इन लोगों ने डेवलप की थी। उसमें 50 कंट्रीज़ थे और 50 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इस चार्टर पे साइन की थी। चार्टर बेसिकली ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस पे उन लोगों ने साइन की थी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 50 गवर्नमेंट्स के, 50 डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उस टाइम वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जिक्र आया था, ह्यूमन राइट्स बनी थी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो उसके बाद मज़ीद इनकी डेवलपमेंट हुई। तो उस बारे में लिखा है द यूनाइटेड नेशन इज़ इम्पोर्टेंट फोरम फॉर क्रिएटिंग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जो यूनाइटेड नेशन है वो एक ख़ास किस्म की एक फ़ोरम होती है। फ़ोरम मींस के एक ख़ास किस्म की असेंबली आप कह सकते हैं, एक असेंबली होती है जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्रिएट करती हैं। जितने भी पब्लिकली इंटरनेशनल लॉ बनते हैं तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो एक फ़ोरम होती हैं, एक असेंबली होती हैं। इंटरनेशनल लॉ वाज सोली कंसर्न विद द स्टेट्स इन द क्लासिकल पीरियड। और इंटरनेशनल लॉ जो है इनका मेजर मकसद, इनका मेजर कंसर्न ये होता है कि जो क्लासिकल पीरियड के अंदर जो पहले ज़माने से जो कानून चलते आ रहे हैं तो उनको कंसर्न में लेना, उनको जो है कंटिन्यू रखने की, मेंटेन रखने की कोशिश करना। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स वर रिकॉग्नाइज बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए वो बात आ गई कि फ़र्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के एक चार्टर में ये रिकॉग्नाइज की गई थी, इनके बारे में वहाँ पे बयान की गई थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन हैज़ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट लॉ। और ह्यूमन राइट से रिलेटेड डिफरेंट लॉज जब बनते गए तो उनको डेवलप करने में यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इवोल्व न्यू नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो उन्होंने कुछ नए उसूल, नए नॉर्म्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए बना दिए ताकि सही तरीके से ये फॉलो किए जा सके और सही तरीके से इनको मेंटेन रखा जा सके। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट की 1948 को हुई थी, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें क्या था? The Universal Declaration of Human Rights was drafted by the United Nations Commission on Human Rights, chaired by the First Lady Eleanor Roosevelt. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by 56 members nation, now 192 of the United Nations General Assembly on December 10, 1948. देखिए स्टूडेंट्स के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मीन्स के एक आलमी तौर पे जो इसकी एक एलानिया जारी की गई थी कि ये जो है इतने ह्यूमन राइट्स है और इनको फॉलो करना, ये लोगों के लिए यकीनी बनाना। हर एक कंट्री जो कि इस कमीशन के अंदर शामिल थी तो उन सब की ज़िम्मेदारी है, वो सब इस पे साइन करेंगे और साइन करने के बाद वो लोग इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उन सब के कंट्रीज़ के अंदर वो जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव साइन करते हैं उन सब के कंट्रीज़ के अंदर ये ह्यूमन राइट्स जो है ये फॉलो किए जाएंगे, इनको इंश्योर किया जाएगा। तो ये
एक कमीशन थी, यूनाइटेड नेशन की एक कमीशन, उसमें फ़र्स्ट टाइम ड्राफ्ट की गई थी। और ये इस कमीशन को चेयर कर रही थी, इस कमीशन को लीड कर रही थी, वो फर्स्ट लेडी थी, इलानोर रोजवेल्ट उनका नाम था। और उस वक्त उस यूनाइटेड नेशन कमीशन के अंदर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हो रही थी ह्यूमन राइट्स की, तो उस टाइम 56 मेंबर नेशन ने उसमें हिस्सा लिया था, यानी 56 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। और अभी 192 जो कंट्रीज़ है वो इसका हिस्सा है। और वो कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है। इसीलिए 10 दिसंबर जो है वो हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के तौर पे मनाते हैं हर साल। इट कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स। इसके अंदर 30 आर्टिकल्स थे और हर एक आर्टिकल के अंदर एक ह्यूमन राइट जो है वो डिक्लेयर की गई थी। देखिए लिखा है, दिसंबर 10 इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, कि 10 दिसंबर जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट डे के तौर पे मनाया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स के ये जो 30 आर्टिकल्स थे, तो मैंने आप लोगों को शुरू में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जब मैं समझा रही थी तो उसमें आप लोगों को बताया था कि पहले आप ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, उसकी डिफिनीशन वगैरह, और फिर उनको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि कौन कौन से राइट्स जो है वो इस टाइम डिक्लेयर किए गए थे। तो ये 30 आर्टिकल्स है, 30 राइट्स है जो कि डिक्लेयर किए गए थे। फर्स्ट वन है राइट टू इक्वेलिटी। ये आप सबको पता है कि राइट टू इक्वेलिटी का क्या मतलब है, कि इक्वेलिटी हो, कोई तफरुकात ना हो, कोई जो है जेंडर के बेस पे, कोई जो है वो इथनिसिटी के बेस पे, रेशियल ग्रुप्स के बेस पे, या फिर किसी भी और स्टेटस के बेस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे कोई तफरुकात जो है वो नहीं होने चाहिए। सबको इक्वेलिटी की एसेस होनी चाहिए। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जो है आपको किसी भी बेस पे, किसी भी वो एक अपॉर्चुनिटी के अंदर जाके आपको जो है कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, आपको एज ए ह्यूमन देखे, आपको आपके जो कैपेबिलिटीज़ है उनके बेस पे देखे, ना कि आपके लैंग्वेज पे जाए, ना कि आपके नस्ल पे जाए, ना कि आपके जेंडर पे जाए, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो। थर्ड वन है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी। क्या होना चाहिए कि एक इंसान को ये हक हासिल है कि वो ज़िंदा रहे, और इसके अलावा उसको ये हक हासिल है कि वो आज़ाद हो और पर्सनल सिक्योरिटी उसकी हो, वो सिक्योर रहे। फोर्थ वन है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कि वो जो है ग़ुलामी से बचे। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का ग़ुलाम नहीं है, वो उसको जो है वो फ्री है, उसको किसी भी बॉन्डेज के अंदर जो है वो नहीं रखा जाए, किसी भी इंसान को अपना ग़ुलाम जो है वो नहीं बनाया जाए। पर इसी तरह कि सबको जो है आज़ादी हासिल है, तो इस तरह किसी को अपना ग़ुलाम बनाना या किसी पे जो है वो जुल्म करना, तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसी राइट में ये आता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी में। फिफ्थ वन है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। टॉर्चर से फ्रीडम होनी चाहिए और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से। टॉर्चर मीन्स के एक इंसान जो है उसको कभी भी क्रूएल वे से ट्रीट ना किया जाए, उसको इनह्यूमन, उसको डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उसके साथ ना की जाए। तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है ये एक ही चीज़ है, कि अगर आप किसी इंसान को डराते हो, उसको सफ़र करते हो, उसकी ह्यूमिलेशन करते हो, इनह्यूमन एक्ट उसके साथ करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी ह्यूमन डिग्निटी की वोलेशन करती हैं। तो जो चीज़ें ह्यूमन डिग्निटी की, एक इंसान की जो डिग्निटी होती हैं, उसकी जो एहतराम होती हैं, उसकी अगर वोलेशन कर दे तो वो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं। तो ये फिफ्थ ह्यूमन राइट है कि इंसान जो है वो टर्चर से फ्री है और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से फ्री है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को टर्चर करके उसके साथ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। राइट टू रिकॉग्निशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। और एक और राइट ये है कि कानून के आगे एक इंसान जो है उसको इस तरह रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो एक इंसान है, वो एक पर्सन है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान जो है उसको ये एज ए ह्यूमन, उसके पास ये लीगल एबिलिटी है कि वो आगे जाके अपने लिए
वो कोई बैंक अकाउंट बना सकता है, अपने लिए वो ट्रांजैक्शन रख सकता है, अपने लिए वो गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज है उन तक वो एक्सेस कर सकता है। तो लॉ के सामने, कानून के सामने, गवर्नमेंट के सामने हर इंसान जो है वो एज ए इंसान होना चाहिए, एज ए पर्सन होना चाहिए। उसको, हर एक पर्सन को अपने लिए बैंक अकाउंट बनाने की, अपने लिए गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने की, अपने लिए ट्रांजैक्शंस वगैरह रखने की इजाज़त होनी चाहिए। 7th वन है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने, कानून के सामने, गवर्नमेंट के सामने सब जो है वो इक्वल होने चाहिए। इक्वलिटी का कंसेप्ट होना चाहिए। अपने ताल्लुकात के बेस पे, अपने जो है रिश्वत के बेस पे या किसी और अपने पर्सनल बेनिफिट के बेस पे लोगों में तफर्रुकात, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। एसेस टू जस्टिस, जस्टिस इंसाफ जो है उसको सब जो है सबकी एसेस होनी चाहिए जस्टिस तक। लोग जो है अगर उनके साथ कोई जुल्म की जा रही है तो वो आगे जाके अपने लिए आवाज़ उठा सके और उनके साथ इंसाफ हो। 9th वन है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एक्साइल। अच्छा स्टूडेंट्स, के इंसान जो है वो आर्बिट्ररी अरेस्ट से आज़ाद हो और एक्साइल से आज़ाद हो। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्ररी अरेस्ट उस अरेस्ट को कहते हैं कि जो कि गैर कानूनी तौर पे की जाए, मनमानी गिरफ़्तारी या फिर गैर कानूनी गिरफ़्तारी इसको हम कह सकते हैं। यानी इलीगल बेसिस पे जो डिटेंशन की जाती हैं, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर सब लोग कह रहे हैं कि जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं तो उनको जो है गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान ख़ान साहब जो है उनको गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया गया है, अभी तक वो जेल में है और उनकी जो गिरफ़्तारी की जो प्रोसेस थी वो गैर कानूनी थी। तो इस किस्म की जो गिरफ़्तारी होती है उसको हम आर्बिट्ररी अरेस्ट कहते हैं। और एक्साइल का मतलब है कि जिलावतन कर देना, मुल्क से निकाल के किसी को जिलावतन कर देना। तो इससे आज़ादी होनी चाहिए। हर एक इंसान को ये हक़ हासिल है कि उसकी कोई गैर कानूनी अरेस्ट कोई उसको नहीं कर सकता, उसको कोई ज़बरदस्ती मुल्क से नहीं निकाल सकता। 10th वन है राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग। हर एक इंसान को ये हक़ हासिल है कि उसको पब्लिक हियरिंग हो। पब्लिक हियरिंग का मतलब ये है कि वो किसी भी अदालत के सामने, जो जितनी भी कोई भी अदालत होती है तो अदालत ख़ुद मुख्तार अदालत होनी चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, जिसके सामने वो बिल्कुल जो है अपनी जो बात है वो सही तरीके से कर सके और उसको फेयर पब्लिक हियरिंग हो। फेयर पब्लिक हियरिंग का मतलब ये है कि जो अदलिया होती है वो इम्पार्शियल हो के, आज़ाद हो के, ख़ुद मुख्तार हो के उसको सुने। और इसके अलावा लिखा है राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। 11th वन है कि हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो उस वक्त तक मासूम, इनोसेंट कहलाएगा जब तक कि उसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित ना हो। किसी भी शख्स पे इल्ज़ाम रख के उसको मुजरिम साबित नहीं किया जा सकता इल्ज़ाम के तौर पे। हाँ, अगर वो इल्ज़ाम सबूत मिलने के बाद सही साबित होती हैं तो साबित होने से पहले, प्रूव होने से पहले वो इनोसेंट इंसान कहलाएगा, उसको हम मुजरिम नहीं कह सकते। 12th वन है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफियरेंस विथ प्राइवेसी, फैमिली, होम एंड करस्पोंडेंस। करस्पोंडेंस किसे कहते हैं? एक इंसान से ताल्लुक़ रखने वाली उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी जो भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो करस्पोंडिंग कहलाती हैं। तो 12th वन राइट ये है कि हर एक इंसान जो है उसको ये हक़ हासिल है कि वो बिल्कुल फ्री हो कि उसकी प्राइवेसी, उसकी फैमिली, उसके घर, उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं तो उस पर कोई इंटरफियर ना करे, उस पर कोई जो है चाहे वो जैसी भी हो उस पर कोई इंटरफियर ना करे, उस पर कोई जुल्म ना हो, उसकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी ना करे। तो ये हक़ उसको हासिल है। 13 वन है राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। कंट्री से बाहर वो हिजरत करना चाहता हो, माइग्रेशन करना चाहता हो, कंट्री के अंदर ही वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह में वो शिफ्ट होना चाहता हो तो उसे आज़ादी हासिल हो, फ्री मूवमेंट वो कर सके, उस पर कोई पाबंदी ना हो कि वो अपना गाँव छोड़ के अपने मुल्क के अंदर ही किसी और गाँव में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अपने मुल्क को छोड़ के वो बाहर किसी दूसरे मुल्क में वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी आज़ादी होनी चाहिए। 14 वन है राइट टू एजाइलम इन अदर कंट्रीज़ फ्राम परसिक्यूशन। अगर परसिक्यूशन हो,
परसिक्यूशन किसे कहते हैं? जुल्म सितम को कहते हैं। और एजाइलम का मतलब है कि पनाह लेना। तो हर इंसान को ये हक हासिल है कि अगर उसके कंट्री के अंदर उस पे जुल्म सितम हो रहा हो तो वो बाहर किसी कंट्री में जाके वहाँ पे वो पनाह ले सकता है। जैसा कि जो शहीद अरशद शरीफ है, तो उन्होंने क्या किया था कि कीनिया में जाके उन्होंने पनाह लिया था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर उन पे जुल्म सितम हो रही थी। तो वो पनाह लेने के लिए कीनिया गए थे, लेकिन वहाँ पे भी उनको नहीं छोड़ा गया। तो इस किस्म की जो माइग्रेशन ही होती है, ये भी एक किस्म की माइग्रेशन होती है कि अपने कंट्री पे जब जुल्म सितम हो रही है तो कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में लोग पनाह लेते हैं। तो ये भी एक ह्यूमन राइट है कि उसको ये इजाज़त होनी चाहिए, उसको ये आज़ादी होनी चाहिए। 15 है राइट टू ए नेशनलिटी एंड द फ्रीडम टू चेंज इट, यानी ये भी एक इंसान का हक है कि उसको शहरियत मिले, उसकी नेशनलिटी उसको मिले और उसको ये भी आज़ादी हो कि वो उसको चेंज कर सकता हो। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पाकिस्तानी है, पहला तो ये कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो वो पाकिस्तानी शहरियत उसको मिलना, पाकिस्तानी नेशनलिटी उसको मिलना उसका हक है। और अगर वो इसको चेंज करना चाहे, वो परमानेंटली जाके बाहर किसी मुल्क में रहना चाहे, उसकी नेशनलिटी इख्तियार करना चाहे तो उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 16 नंबर है राइट टू मैरिज एंड फैमिली, शादी करने का हक और अपना फैमिली बनाने का हक, ये भी सबको हासिल होना चाहिए एज ए ह्यूमन। 17th वन है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी हो, अपनी जायदाद हो, उसकी हक सबको होनी चाहिए कि लोग अपनी जायदाद जो है वो बना सकें, अपनी प्रॉपर्टी वो रख सकें। नंबर 18 है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियन और बिलीफ, किसी का कोई बिलीफ हो, किसी का कोई मज़हब हो तो वो आज़ादी से अपने मज़हब को फॉलो करे। किसी के मज़हब के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ करना, उस पर जुल्म सितम करना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो हर इंसान का हक है कि वो अपना जो प्रैक्टिस है, जिस चीज़ पे वो बिलीव करता है, जो भी उसका रिलीजियन है, तो उसमें वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए वो आज़ाद हो। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, अपने ओपिनियन को, अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक इंसान जाहिर कर सके, फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सके, उसे किसी चीज़ का डर ना हो, किसी का खौफ ना हो, तो ये भी एक राइट है। 20 नंबर देख ले फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, कोई वो जो है कोई एसोसिएशन बना रहे हो, कोई असेंबली बना रहे हो, कोई पार्टी बना रहे हो तो उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। कोई इजलास कर रहे हो, कोई स्ट्राइक कर रहे हो तो इस सब की भी इजाज़त होनी चाहिए। ये भी इंसान का हक है, उसका एक लीगल राइट है। राइट टू टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जमहूरियत है और उसमें इंसान जो है वो हिस्सा लेना चाहता है तो उसको वो राइट हासिल है कि वो हिस्सा ले सकता है। तो डेमोक्रेटिक राइट के अंदर, डेमोक्रेटिक राइट उसके ये होते हैं कि वो अपने लिए जो वो गवर्नमेंट जो लीडर्स वो चूज़ करते हैं तो वो उसके लिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेके अपने लिए एक लीडर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और पब्लिक सर्विसेज जो है उनमें वो फ्रीली सर्विसेज में वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये उनका राइट है कि वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट्स उसको कहते हैं कि बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ पे इस तरह होता है कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होती है कि जो लोग खुदा न खास्ता अगर कोई डिसेबल हो जाए किसी भी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से या किसी इलनेस की वजह से, और वो डिसेबिलिटी की वजह से कोई भी कमाई नहीं कर सकता हो और उसके बच्चे हो और उसकी फैमिली हो और वो फैमिली वो बच्चे उसकी ज़िम्मेदारी हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर कोई जो है किसी इंजरी की वजह से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई हो, इस तरह, या फिर ओल्ड एज की वजह से जो है वो अब नहीं जॉब कर पा रहा, जिसकी वजह से उसका जीना जो है वो मुश्किल हो गया है, डेली उसके ज़रूरियात, तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि उनको उस बेस पे मिलती है, जो कि उनके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी होती है। यानी उनके जो खाना होता है महीने भर का राशन और उनके कपड़े पहनने के कपड़े वगैरह जो होते हैं उनके लिए उनको एडिक्वेट होती है, इतना सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है हर महीने में। तो ये कहलाती हैं सोशल सिक्योरिटी। तो ये होना चाहिए, हर इंसान को उसमें हिस्सा मिलना उसका हक है। राइट टू वर्क, काम करने का हक हो, जो भी जॉब जो भी काम जो है इंसान करना चाहे तो उसको हक है कि वो कर सकता है। 24 देख लें राइट टू रेस्ट एंड लेजर, एक इंसान को ये भी हक हासिल है कि वो आराम कर सकता है, वो जो है लेजर एक्टिविटीज़ जो है अपने लिए कर सकता है। यानी चाहे वो कोई भी एम्प्लॉई हो कि चाहे वो किसी भी किस्म के जॉब वो करते हो तो उनके लिए एक
ख़ास किस्म का लिमिटेशन वर्क हावर्स का, कि ऐसा नहीं कि सुबह 3 बजे उठे, काम शुरू हो गया और जो है फिर रात के 2 बजे तक काम जारी ही रहा, ऐसा नहीं। वर्क हावर्स जो है उसमें लिमिटेशन, कि अभी जो निज़ाम है कि सुबह 8 से लेके रात 8 तक काम, या फिर सुबह 8 से लेके दोपहर 2 बजे तक काम, तो ये जो वर्क हावर्स होती हैं इस तरह निज़ाम होना। और इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, एक दिन या 2 दिन छुट्टी होना, जैसे कि इतवार जो है वो सबकी हॉलीडे होती है, तो इस तरह। और विद पे, उसमें ये नहीं कि उसकी सैलरी जो है वो उस इतवार के दिन की काटी जाए, विद पे उसकी इस तरह किसी हफ्ते के एक दिन जो है वो छुट्टी पे होना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये राइट है, ये सबके होने चाहिए। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबके पास एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स के उनके पास खाने के लिए खुराक हो, उनके पास वाटर हो, सेफ़ वाटर हो, और उनके पास घर हो, और उनके हालात जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते जा रहे हो, तो इस किस्म के लिविंग को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लिविंग। तो एडिक्वेट स्टैंडर्ड लिविंग का हर किसी को हक है, उस पर कोई उससे उनका हक नहीं छीन सकता। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन हासिल करने का हक सबको है, किसी से कोई उनका हक नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ, कल्चरल लाइफ, कल्चरल लाइफ उसको कहते हैं कि जिसमें एक इंसान अपना कल्चर जो है वो सही तरीके से प्रैक्टिस कर सके, उसको आज़ादी हो अपने कम्युनिटी के अंदर अपने कल्चर में वो पार्टिसिपेट करे, और आर्ट्स जो होते हैं तो उनको वो इंजॉय करे, और अपने जो साइंटिफिक एडवांसमेंट वगैरह होते हैं, जो साइंटिफिक बेनिफिट्स होते हैं, तो उस साइंटिफिक बेनिफिट से वो बेनिफिट ले, और साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है उससे वो उस पर वो अपना भी कोई उस अपना किरदार, अपना रोल जो है वो शेयर करें, तो इसका भी हक है। राइट टू फ्री एंड फेयर वर्ल्ड, यानी उसको उसको ये हक है, एक इंसान को, एक इंसान होने के नाते ये हक है कि उसको फ्री एंड फेयर वर्ल्ड मिले। फ्री मीन्स कि उसके ऊपर कोई जुल्म ना हो, और फेयर मीन्स के हर कोई जो है, हर किसी को ये हक हासिल हो कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। एक ख़ास किस्म के इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो उस हो इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि फ्रीडम है या नहीं, कि किसी के साथ जो है अनफेयरनेस तो नहीं की जा रही है, तो ये भी इनका हक है। राइट टू ड्यूटी टू योर कम्युनिटी, ड्यूटी टू योर कम्युनिटी मीन्स के ये तमाम इंसान जो है उनका ये भी उनका राइट है कि हम क्या करें, हम उनके लिए जो है वो कोई 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 फ़ायदा पहुंचाए अपने कम्युनिटी को, कम्युनिटी के दूसरे लोगों के राइट्स है उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनको उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कम्युनिटी है हमारा, और इस कम्युनिटी के अंदर आप भी क्या कर रहे हैं कि दूसरे जो आपके कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके हुकूक का ख्याल कर रहे हैं, वो भी आपके हुकूक का ख्याल कर रहे हैं। तो ये हर इंसान की ड्यूटी होती है कि वो एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करे। जब एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करते हैं तो सबको उनके राइट्स मिल जाते हैं। राइट्स आर इनएलियनेबल, राइट्स जो है वो इनएलियनेबल है। इनएलियनेबल का मतलब ये है कि नाकाबिल तलाफ़ी है, अनचैलेंजेबल है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, सबको ये मिलने चाहिए। तो ये लास्ट 30 नंबर आर्टिकल है। तो ये सारे राइट्स आपने फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं, और मे बी इनसे एमसीक्यूज़ में भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स ये जितने भी 30 आर्टिकल्स हमने पढ़े, तो उनको 5 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है। उन 5 कैटेगरीज़ के अंदर फर्स्ट वन जो है वो सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स के अंदर द राइट टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल टू एनी वन एल्स इन दिस सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी है, एक माशरा है, तो उस माशरे के अंदर जो हुकूक एक इंसान को मिल रहे हैं वो दूसरे इंसान को भी मिलने चाहिए, कोई उनमें तफरुकात नहीं होनी चाहिए। तो ये उनके सिविल राइट्स में आती हैं कि एक सोसाइटी के अंदर हर एक फ़र्द को, उस माशरे के हर एक इंसान को बराबर हुकूक जो है वो मिलने चाहिए हर एक चीज़ में। पॉलिटिकल, द राइट टू वोट, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल, अपने पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन का हासिल होना, फ्रीली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, बोलना, और फ्रीली वोट करना, और अपने लिए एक गवर्नमेंट लीडर जो है वो मुंतखब करना। तो ये सब जो है पॉलिटिकल राइट्स कहलाती हैं, पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आती हैं। इकोनॉमिक राइट,
the right to participate in an economy that benefits all and to desirable work, यानी economic rights के जिसमें हमने पढ़े कुछ rights के इंसान को work करने की right जो है right to work हो, हमने पढ़ा कि right to वो life हो कि जिसके अंदर लोग जो है वो freely government services को use कर सके, वो freely अपने लिए बैंक अकाउंट जो है वो रख सके। तो ये सारे राइट्स जो है वो इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आती हैं कि सब जो है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इकोनॉमी से बेनिफिट्स हासिल कर रहे हो और अपने लिए जो काम वो चाहते हैं वो काम कर रहे हो, उसके थ्रू वो अर्निंग कर रहे हो। सोशल राइट्स are the right to education, health care, food, clothing, shelter and social security। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो राइट्स है कि एक इंसान को हक हासिल है कि वो एजुकेशन हासिल करे, वो हेल्थ केयर तक उसकी एक्सेस हो, फूड उसको मिले, क्लोथिंग उसकी हो, शेल्टर उसको हाउस मिले, उसको घर मिले, उसका घर हो, सोशल सिक्योरिटी हो सिस्टम हो, तो ये सब सोशल राइट्स के अंदर आती हैं। Cultural rights, the right to freedom of religion and to speak the language and to practice the culture of one's चॉइस। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की कि द राइट टू कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ, तो वो भी इस कल्चरल लाइफ के अंदर आती हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, तो वो भी इस कल्चरल राइट के अंदर आती है कि लोग अपने रिलीजियन को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर सके, अपने लैंग्वेज को जो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो आज़ादी से बोल सके और वो अपने कल्चर को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर सके। तो ये 5 कैटेगरीज़ जो है वो क्लासिफिकेशन है ह्यूमन राइट्स के, इन 5 कैटेगरीज़ में इनको क्लासिफाई किया गया है। की फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुछ की फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन ये कि इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन राइट्स है तो वो बाय बर्थ सब ह्यूमन के हैं। जो इस दुनिया के अंदर इंसान पैदा होगा तो उसके ये जितने भी हमने राइट्स पढ़े तो ये उसके राइट्स होंगे। यूनिवर्सल होते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट, इंडिविजिबल के एक को जो है हम ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी राइट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, और इंटरडिपेंडेबल के एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी किसी की इकोनॉमिक राइट अगर है, उसको काम करने की इजाज़त है, उसको अपना बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त है, तो तभी जाके उसको राइट ऑफ एजुकेशन उसको हासिल हो सकती है, फिर राइट ऑफ हेल्थ उसको हासिल हो सकती है, राइट ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर उसको हासिल हो सकती हैं। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इक्वल है बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी जो है वो कोई चांस नहीं है, कोई जो है उसको वो नहीं दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन हो, और परमानेंट होती हैं, बर्थ से लेके डेथ तक हर एक इंसान के लिए होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए काफ़ी है, जितना मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया तो ये सारी चीज़ें आप सीख लें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 जब अपलोड करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।